अ, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और थैंक यू सर। ये लास्ट पड़ाव है इंटरव्यू का, तो इसके लिए आपसे यही है कि आप थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखिएगा। जो लास्ट लेग होती है ना, उसी में ही सबसे ज्यादा थोड़ी सी तकलीफ होती है, या बोलते हैं कि उसी पे ही सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है किसी भी कैंडिडेट को। यस सर। चलिए, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कि ब्रीफ इंट्रो दीजिए अपना। सर मेरा नाम आशीष बोहरा है और मैं करंटली रुड़की सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिमिनल केसेस की। हम्म। और एज वेल एज फैमिली कोर्ट के केसेस भी सर मैं देखता हूँ। और सर मैंने अपना एलएलबी 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रुड़की से कंप्लीट किया है। ओके। और सर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ? सर ये यूटीयू, सर उत्तराखंड यूटीयू यूनिवर्सिटी देहरादून। ओके ओके, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यस सर। ये बिल्कुल हमारे संस्थान के बिल्कुल ही पास में है, विद इन 200-300 मीटर पास में ही है बिल्कुल, यहाँ पर देहरादून ओके में। सर। हाँ जी। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा ठीक है, मैं देख रहा था आपने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो तो काफी पहले की है। ये यस सर। इतने साल का गैप, और बाद में अचानक से वकालत करने का विचार क्यों आया आपके अंदर? सर एक्चुअली आफ्टर माय बीटेक मैं जो हूँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था सर। ओके, यू आर बीटेक, आपने स्नातक लिखी है, तो आई गॉट योर नॉर्मल ग्रेजुएशन, बट यू आर अ बीटेक। बीटेक यस सर। ओके, विच ब्रांच ऑफ बीटेक, इन विच एरिया यू हैव सर स्पेसिफिक? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बताइए कहाँ काम किया आपने, किस कंपनी में काम किया, और वहां के बाद आप लॉ के अंदर क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? और सर मैंने पहले दिल्ली में बीपीओ में काम किया है सर। उसके बाद सर मैंने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में काम किया है सर, एचडीएफसी बैंक में किया है। और सर एक प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, मैंने वहाँ पे भी वर्क किया है। आफ्टर दैट सर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्राइवेट जॉब में अपना जो है उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी सब लॉ ग्रेजुएट हैं, सब हम्म, लोग प्रैक्टिसिंग हैं। तो दैट्स व्हाई आई चूज एलएलबी सर। ओके, आपकी फैमिली में लॉ ग्रेजुएट हैं, किस यस सर। पोजीशन पे हैं, या सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या है, कुछ बताएंगे? सर माय फादर, मेरे जो फादर हैं सर वो भी एडवोकेट थे, और मेरी जो सिस्टर है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है हाई कोर्ट नैनीताल में। ओके, तो जब आप यस सर। बीटेक की डिग्री कर रहे थे, तो आपको किसी ने बोला नहीं कि घर परिवार के अंदर सब लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरफ क्यों जा रहे हो? सर बोला था, लेकिन उस टाइम क्या था कि मतलब एक पैशन था कि इंजीनियर बनना है, तो एक्चुअली काफी मतलब क्रेज था उस टाइम पे, हम्म। तो इसलिए मैंने किया सर। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यही करना चाहिए था। ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी मेरी साइकिलिंग है सर, कुकिंग है, म्यूजिक सुनना, और सर किस तरह का नई म्यूजिक, जो किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? सर लाइट म्यूजिक लाइक अरिजीत सिंह वगैरह के म्यूजिक सर मैं वो सुनता हूँ। हम्म। फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में मेरी वाइफ है, एक बेटा है, मदर है, और सिस्टर ब्रदर है सर। ओके, सिस्टर, और मतलब अभी फैमिली में आपके अलावा अभी कोई मैरिड नहीं है? नहीं सर, मैरिड हैं, सब लोग मैरिड हैं। ओके 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 ओके। यस सर। तो एक दो चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की क्या असेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कि आप एक सफल सर अभियोजन मुझे अधिकारी लगता के है रूप कि में एक काम कर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को, सॉरी सर। कि आप एक सर सफल आपकी वॉइस अभियोजन ना अधिकारी, क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कम वॉइस आ रही है सर आपकी। कि आप एक सफल अभियोजन अधिकारी के रूप में काम कर पाएंगे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि एक अभियोजन अधिकारी में जो जो योग्यता होनी चाहिए वो सब मुझ में है सर। जैसे कि एक अभियोजन अधिकारी को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। हम्म। दूसरी बात यह है कि सर मैं अभी एक आपने हाल ही में क्या आईटी पढ़ा? सेक्टर। अभी हाल ही में आपने बोला कि अभियोजन अधिकारी को पढ़ते रहना चाहिए, अभी हाल ही के अंदर आपने क्या पढ़ा? यस सर। सर मैंने कल रात को ही मतलब कुछ केस लॉज वगैरह पढ़े हैं। एक नंदनी सप्तशती का केस है, और सर मैंने जोगिंदर कुमार स्टेट ऑफ यूपी का केस पढ़ा है बहुत सर। बहुत अच्छे। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू करिए, आप क्या बोल रहे थे? और सर इसमें एक अभियोजन अधिकारी को, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ सर आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर देंगे। और सर मुझे इस चीज़ की अच्छी खासी जानकारी है, क्योंकि मैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हूँ।
और तीसरा सर, एक अभियोजन अधिकारी को एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर ये सारे गुण मेरे अंदर हैं। मगर आज की तारीख में तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं वो डिफेंस के साथ कई बार मिल जाते हैं। अभी आपने ये बोला कि ईमानदार होना चाहिए। अगर यस आप सर। इसके ऊपर मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप किसी केस को डील कर रहे हैं, ठीक है, यस और सर। जो डिफेंस की तरफ से है वो, आप क्योंकि आप उत्तराखंड के अंदर कार्यरत होंगे और आप उत्तराखंड के ही प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तरह आप काम करेंगे, तो अगर सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा मामला आता है जिसके अंदर उत्तराखंड का कोई बड़ा राजनेता इन्वॉल्व है, यस सर। ठीक है, और यस सर। आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है और उसके अलावा आपके सीनियर भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब क्योंकि आप तो सहायक असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होंगे, हो सकते हैं आपके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कोई भी सीनियर ऑफिसर आपके ऊपर बोल रहा है कि बोरा जी इस मैटर पे थोड़े से ढीले पड़ जाइए, थोड़ा सा चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को देखना है, और ऊपर ऑफिस से आया है कि इसमें आपको ठीक से काम करना होगा, अगर आपने हिसाब से काम नहीं किया तो किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाकर आपको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, सस्पेंड कर किया जा सकता है, ऐसा वैसा। तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जी सर। सर, परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। और मुझे लगता है कि एक अभियोजन अधिकारी को किसी भी पक्ष का जो है वो नहीं करना चाहिए, फेवर नहीं करना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और मैं इस अगर मैं कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ता हूँ तो सर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। मैं स्पष्ट मना कर दूंगा कि मैं आपकी इस चीज में कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। चाहे आपको सस्पेंशन ही झेलना पड़े। बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। अभी आपने बोला कि आपने नंदनी सतपथी का केस पढ़ा, कौन से यस सर। पोजीशन के ऊपर है ये स्पेसिफिकली? सर, ये जो नंदिनी जी थी, ये सर ये उत्तराखंड, सॉरी, उड़ीसा स्टेट की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी। उस पे जाने से पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीआरपीसी के कौन से प्रावधान के ऊपर नंदनी सतपथी का केस है? सर, ये 161। ठीक है, बहुत सर, अच्छे। बताइए 161 अब केस के और बारे में, केस के बारे में बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है बिल्कुल, कि किसी भी बिल्कुल। एक्यूज को उसके अगेंस्ट जो है गवाह नहीं स्टेटमेंट बना देने के लिए सकते। बाध्य नो, नहीं किया जाएगा, उसके नो ऊपर है सर। पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगेंस्ट, अपने यस खुद सर। के खिलाफ उसको विटनेस गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बताइए क्या यस सर। केस के अंदर क्या क्या जजमेंट थी इस केस की, और क्या रेशियो थी, मतलब कि क्या रीजनिंग थी कोर्ट की? सर, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब डायरेक्शन दी है कि 161, पहले तो सर ये होता था कि कोई भी व्यक्ति को कोर्ट में उसे अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि पुलिस के सामने भी अगर कोई जो व्यक्ति है अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है 161 के, तो उसमें भी उसको उसके अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी सर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का उल्लंघन होगा अगर उसको वहां पे ऐसे सर, बाध्य करते हैं। क्या आप ये जो नंदनी सतपथी में ये कह रही कि पुलिस के सामने भी, मगर जो सेक्शन 161 है धारा सीआरपीसी का, वो तो यस कोर्ट सर। के सामने अभी आया ही नहीं। अभी तो जो स्टेटमेंट हो रही है सेक्शन 161 की, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने हो रही है। यस 154 सर। से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, और 161 के अंदर जो आईओ होगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो बयान दर्ज करता है विटनेसेस के। यस तो सर। नया क्या बोल दिया नंदनी सतपथी में, और आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के सामने भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एप्लीकेबल होगा? ये तो ऑलरेडी चीज है ही, वो तो पुलिस के सामने ही बोल रहा है, 161 का बयान तो पुलिस के सामने ही दर्ज हो रहा है। नहीं सर, इस केस में ये था कि कुछ रिटर्न क्वेश्चन उनको दिए गए थे और उनका आंसर लिखने के राइट करने के लिए दिया गया था और उनके साइन वगैरह करा रहे थे उस पे, तो उसके अगेंस्ट वो जो है कोर्ट गए थे। जो धारा 162 है वो कहीं ना कहीं साइन के बारे में कुछ बोलती है, आपने कुछ पढ़ा है उसमें? यस सर, इसमें क्या कहा पढ़ा गया है? है धारा 162 में कि किसी भी जो विटनेस के या जो व्यक्ति है उसके साइन नहीं कराए जाएंगे 161 के स्टेटमेंट पे। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, अब आपने जोगिंदर कुमार का नाम लिया, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यही यस सर। नाम है ना केस का? इस केस के अंदर किससे रिलेटेड गाइडलाइंस इशू हुई थी, और कुछ दो चार गाइडलाइंस के नाम बताइए, और कहीं उनको हमारे लॉ के अंदर आज की तारीख के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है या नहीं? सर, ये जो केस था इसमें जो जोगेंद्र कुमार थे सर, इनको जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया था हम्म। विदाउट रजिस्टरिंग एफआईआर।
तो इसमें सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के में गए थे, इसके जो मतलब रिलेटिव हैं कि एक हिबियस कॉर्पस उन्होंने डाला था, फाइल किया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया था कि किसी को भी व्यक्ति को मतलब इलीगली डिटेन नहीं करेगी पुलिस, और विद इन 24 आवर्स जो है उसको प्रोड्यूस करेगी मजिस्ट्रेट के सामने, और अगर किसी इंक्वायरी के लिए उसको मतलब रखा जाता है तो उसको ऐसे डिटेन नहीं करेंगे, और विद इन अ वीक जो है पुलिस अपनी एक रिपोर्ट फाइल करेगी मजिस्ट्रेट के सामने से। 1 हफ्ते के अंदर? यस सर। और कोई गाइडलाइन? जोगिंदर कुमार के अंदर काफी गाइडलाइंस थी और उनको हाँ सर, सीआरपी। फिलहाल मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो सेक्शन 50A है कि अगर किसी को पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आती है तो ये बताना होगा नियरेस्ट रिलेटिव को कि इसको यहाँ पर पकड़ा गया है, और अभियुक्त को भी या जो अरेस्टेड पर्सन है उसको भी बताना होगा कि आपको किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है। बहुत सारे गाइडलाइंस यस हैं सर। जिनको जोगिंदर कुमार की स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बाद सीआरपीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। उन गाइडलाइंस को स्पेसिफिकली 2008 की अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट किया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सिर्फ यस सर। जोगिंदर कुमार की गाइडलाइंस नहीं, एक और लीडिंग केस है जिसकी कुछ गाइडलाइंस को 2008 की जब अमेंडमेंट हुई थी सीआरपीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था। उस केस के बारे में भी जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत? सर, डीके बसु वर्सेस स्टेट बहुत ऑफ शानदार, वेस्ट बहुत बंगाल। अच्छे। ठीक है, डीके बासु, जोगिंदर कुमार की गाइडलाइंस आई, फिर डीके बासु की गाइडलाइंस आई। इन दोनों यस सर। केसेस के अंदर जो गाइडलाइंस आई उनको कहीं ना कहीं मैलिमत कमेटी रिपोर्ट ने भी बोला था कि जब आप मेंटेन। पूरे लॉ को ओवरहॉल करेंगे तो उसके अंदर हमें सुधार करने की जरूरत है। मलिमत कमेटी रिपोर्ट का आपको कुछ यस पता सर। है थोड़ा बहुत? सर मैंने सुना है बट लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है सर इस बारे में। ये पूरे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए 2002 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो ओके और सर। उस कमेटी ने डीके बासु और जोगिंदर कुमार की जो आप स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं उनको, बहुत सारी गाइडलाइंस को हमारे सीआरपीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, चाहे वो कस्टोडियल वायलेंस से हो, चाहे वो अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने का हो, नियरेस्ट रिलेटिव को बताने का हो, मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है जो विक्टिम का मेडिकल। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ पुलिस की मर्जी होती थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगी, मगर इन केसेस की यस गाइडलाइंस सर। के बाद ये हो गया था कि अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करा दो। यस सर। तो एक बार इन केसेस को आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि पुलिस रिमांड के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, पुलिस रिमांड का प्रोविजन सेक्शन 167 में दिया गया है कि अगर विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंप्लीट नहीं कर पाती है, और तो 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस किसी को भी लॉकअप में डिटेन नहीं कर सकती, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है सर कि वो पुलिस रिमांड में भेजे या फिर जुडिशियल रिमांड में भेज सकता है, जुडिशियल कस्टडी में भी भेज क्या सकता टाइम लिमिट होगी पुलिस रिमांड की? है। सर, मैक्सिमम 15 डेज एट अ टाइम। एक बार में सर 15 दिन से अधिक के लिए नहीं भेजेगा सर। एक बार में 15 दिन? मतलब आप ये कहना यस चाह रहे सर। हैं कि अगर आज मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया अगले 15 दिन के यस लिए, सर। तो उसके बाद यस अगर सर। पुलिस रिमांड चाहिए तो फिर से दोबारा प्रस्तुत करना पड़ेगा? आ, बिल्कुल सर, अगर ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने हैं या कुछ और करना है, तो वैसे तो सर 15 दिन का रिमांड मिलता नहीं है। मैक्सिमम 3 to 4 डेज का ही जो है जुडिशियल नहीं, मजिस्ट्रेट आप ये रिमांड। कह रहे हैं कि एक बार में मैक्सिमम 15 दिन का मिलता है। हम ये यस पूछना सर। चाह रहे हैं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि एक बार अगर 15 दिन का मिल गया, सपोज कीजिए हम 2-3 दिन की बात नहीं कर रहे, कोर्ट को ऐसा लगा कि 15 दिन का पुलिस रिमांड देना चाहिए, ठीक है, यस और सर। आप पुलिस रिमांड 15 दिन का मिल गया, तो क्या यस सर। उसके बाद कुछ ऐसा स्कोप है कि वापस से फिर से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, सॉरी, का पुलिस रिमांड मिल सकता है उसी केस के अंदर? नहीं सर, नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा सर 15 दिन। तो ये सॉरी बात सर, आप सॉरी सर, बोलिए, मैं ये गलत। बात आपको एक ही बार बोलनी थी। मिलेगा सर। हाँ, जो जी सर। मैक्सिमम लिमिट है वो 15 दिन की है, मगर 15 दिन। एक ही बार मिलेगा। अच्छा, एक चीज एक और ही बार बताइए। मिलेगा सर। हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज को अपडेट कीजिएगा कि जी सर। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके सर। पुलिस ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया, सॉरी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया, ठीक है। यस तीन सर। दिन के बाद वापस न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया अभियुक्त को, ठीक। यस सर। इस समय कोर्ट ने 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी अवार्ड कर दी। ओके सर। 3 दिन पहले पुलिस कस्टडी में रहा, फिर उसके बाद 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी अवार्ड कर दी। जुडिशियल कस्टडी। जब ये जुडिशियल कस्टडी चल रही थी तो इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ नया सबूत लगा,
और 4 दिन के बाद वापस से मैजिस्ट्रेट के सामने आते हैं और मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसका 10 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए। क्या इस स्थिति के अंदर 10 दिन का पुलिस रिमांड मिल सकता है? सर बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि पहले पुलिस ने ऑलरेडी 3 दिन का लिया है और अभी दोबारा 10 दिन का मिल सकता है। टोटल 15 दिन से कम है, लेकिन मजिस्ट्रेट ये भी देखेगा कि मतलब केस की क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कहाँ उनको एक्यूज को लेके जाना है, कहाँ से उसको गोरा जी, मतलब ट्रैवलिंग गोरा टाइम जी, वगैरह। आपकी यहाँ नॉलेज बिल्कुल गलत है। आप एक सहायक अभियोजन अधिकारी बनने वाले हैं। उस हिसाब से यस सर। देखिए, मैं इंटरव्यू के दौरान मैं आपसे सीधा एक चीज बोलूंगा कि हो सकता है कि मैं आपका मोरल भी डाउन करूंगा। यही काम आयोग के ऑफिसर भी करेंगे। तो जो आप ये यस बात सर। बोल रहे हैं ना, बोरा जी, ये आप यस गलत सर। बोल रहे हैं। एक सहायक अभियोजन अधिकारी को लॉ का ही नहीं पता, ये कह रहे हैं कि आप 15 दिन के बाद 3 दिन तो पुलिस कस्टडी पहले हो गई, 4 दिन फिर जुडिशियल यस सर। कस्टडी होगी, और इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन की पुलिस कस्टडी और मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कहाँ लिखा है सीआरपीसी के अंदर? आपके पास सीआरपीसी रखी हुई है तो आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है। बीइंग अ लॉफुल मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारी तो नॉलेज इतनी है, हम 50 साल से पढ़ा रहे हैं यस सर। कि जो पुलिस कस्टडी का स्कोप है वो सिर्फ 15 दिन तक होता है। आपको इस पे अपनी नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छे। अब ये जो आपने रिएक्शन दी, थैंक यू। यहां पर आपको सिर्फ, चलिए फीडबैक मैं बाद में दूंगा आपको, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि पुलिस डायरी का स्कोप क्या है? सर पुलिस डायरी के बारे में सेक्शन 172 सीआरपीसी में दिया गया है कि प्रत्येक पुलिस जांच अधिकारी अपने पास एक डायरी रखेगा और उसमें जो भी केस उसको असाइन होंगे उनके बारे में डेली जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा उनकी डिटेल लिखी जाएगी सर। हम्म। इसमें जैसे कोई साक्ष्यों के बयान है वो सब उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर किसी केस के अंदर प्रोसिक्यूशन को केस से विड्रॉ करना है तो कौन सा प्रोविजन यस है सर। सीआरपीसी का जो ये विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की बात करता है? सर 321। बहुत अच्छी। अच्छा, आप एक सहायक अभियोजन अधिकारी बनेंगे तो आप ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस से विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन भी करेंगे, जिसमें आपको लगेगा। और जो फाइनल जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अवार्ड करेगी वो कौन करेगा? कोर्ट करेगा ना। कोर्ट करेगा सर। मगर कोर्ट के जाने से पहले आप अपने लेवल पर किसी केस के बारे में ये कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे इस केस की कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए, इस केस को प्रोसिक्यूशन से हटा लेना चाहिए? आप कैसे डिसाइड करेंगे? सर कई बार बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, या बहुत से केसेस सर ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे झूठे केसेस लिखवा दिए जाते हैं। तो अगर मुझे ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि कुछ ऐसे केसेस हैं तो मैं उनको एक बार देखने के बाद, विचार करने के बाद, अपने सीनियर से कंसर्न डिस्कस करने के बाद सर फिर मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ओके। ये पुलिस एक्ट है जो उत्तराखंड की, यस ये सर। क्या पूरे उत्तराखंड पे एप्लीकेबल है? नहीं सर, ये केवल जहाँ पे सिविल पुलिस का प्रोविजन है वहां पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे सर रिवेन्यू पुलिस का प्रोविजन है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सिविल पुलिस और रिवेन्यू पुलिस में ये क्या तिकड़मबाजी है? क्या है ये माजरा? समझाइए थोड़ा सा। सर उत्तराखंड जैसे कि पर्वतीय राज्य है और पहाड़ों पे सर इतना ज्यादा क्राइम होता नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब पुलिसिंग स्टार्ट हुई थी तो कुछ जो पहाड़ी एरिया है सर वहाँ पे जो रिवेन्यू ऑफिसर्स थे उन्हीं को पुलिस की पावर दे दी गई थी। तो सर आज भी जो उत्तराखंड राजस्व। राज्य बना हमारा 2000 कौन से साल में बना? सर 2000 में। 2000 में बना। यस सर। तो उस समय आप ये कह रहे हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्राइम होते नहीं है। क्राइम नहीं होते तो इसका मतलब हम कम होते हैं सर, मतलब मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होते हैं सर। अच्छा, या रिपोर्टिंग वहां प्रॉपर नहीं होती? ये भी एक कारण है इसके सर, रिपोर्टिंग कम होती है। दूसरा कि सर पहाड़ी लोग जो हैं सीधे साधे होते हैं तो क्राइम कम ही होता है सर मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। तो इसका मतलब आप तहसीलदार को बिठा दो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर, अगर क्राइम कम होते हैं तो क्या यह सही है? नहीं सर, इसके लिए जो है जांच के लिए सर प्राइमा फेसाई जो जांच करेगा, जो राजस्व उप निरीक्षक होगा लेखपाल पटवारी, सर हाँ। वही जो है एसआई का कार्य करेगा पहाड़ों पे।
मगर जो आपके राजस्व अधिकारी हैं, चाहे वो पटवारी हो, लेखपाल हो या फिर आपका तहसीलदार हो, यस सर। उनका बेसिक काम आर्थिक चीज़ों पर ध्यान देना होता है, कर पर। तो क्राइम यस सर। इन्वेस्टिगेशन में वो अपना दिमाग कैसे लगा पाएँगे? सर बिल्कुल इसके कहीं न बारे कहीं में कहीं न मुझे कहीं कहीं न कहीं इससे आपको लगता नहीं कि जो जाँच है वो बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी? हो सकता है कि कोई सर केस मुझे लगता है कि जाँच बिल्कुल इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जो कार्य एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है, जिस हिसाब की उनको ट्रेनिंग मिलती है, वो एक राजस्व अधिकारी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि सर पूरे स्टेट पे सिविल पुलिस को ही लागू करना चाहिए। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की इस मैटर पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं? यस सर। क्या है ऑब्जर्वेशन और कौन-सा केस है अगर आपको पता है तो? सर सॉरी, केस का नाम नहीं पता। ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है? ओके। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि राज्य के अंदर रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, यस सर। ठीक है? और हमारा जो हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, इसके अंदर 40% मैदानी इलाका है और 60% हिली एरियाज़ हैं। और जो यस हमारा सर। मेन पुलिस एक्ट है, वो 60% इलाके पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, बीइंग द रेवेन्यू एरिया। यस सर। यस सर। और एफआईआर वगैरह कौन रजिस्टर करता है? यही पटवारी वगैरह करते हैं क्या इसमें? जी सर, वही करते हैं। एफआईआर रजिस्टर तो पुलिस स्टेशन में होता है। सर आपका जो इसमें जो है मतलब वही जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं सर। मामले की प्राइमा फेसाई जाँच करके पुलिस स्टेशन में शायद कंप्लेंट करते हैं। जो पुलिस डायरी का जो उपयोग होता है, क्या अक्यूज़्ड कर सकता है पुलिस डायरी का? डिफेंस यूज़ कर सकता है पुलिस डायरी को? नहीं सर, नहीं सर। हुँ? सर एक्यूज़ उसको यूज़ नहीं कर सकता, ना ही उसको पढ़ सकता है, लेकिन सर मजिस्ट्रेट अपनी नॉलेज के लिए उसको पढ़ने के लिए मँगा सकता है सर। क्या आईओ यूज़ कर सकता है? सर एज़ अ एविडेंस यूज़ नहीं होगा, लेकिन आईओ अपना जो है मेमोरी रिकॉल करने के लिए उसको यूज़ कर कौन सकता से है। प्रावधान के अंदर बोला है एविडेंस के? सर सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट में अपनी मेमोरी रिकॉल करने के लिए उसको सर देख सकता है। मैं ये कह रहा हूँ आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं, ठीक है? और अब आपने यस लॉ सर। पकड़ ली है, तो आपको लॉ का भी पता है, हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे और आपको टेक्नोलॉजी का भी पता है, ठीक? यस सर। तो आप मुझे ये बताइए कि कानून क्या कहता है कि अगर कोई एक ऐसा बच्चा है, जो अपने माता-पिता की लॉफुल शादी के दौरान पैदा हुआ है, यस सर। बच्चे का पिता कौन माना जाएगा? क्या कोई थर्ड पर्सन पिता माना जाएगा या जिसके साथ लॉफुल शादी हुई है, सिर्फ़ वही पिता होगा? सर सर पहले तो जिसके साथ लॉफुल शादी हुई है वही माना जाएगा, लेकिन अगर लॉफुल शादी के दौरान वो ऐसी पहुंच में नहीं था, वो कहीं बाहर पोस्टिंग था या कोई आर्मी ऑफिसर है कहीं बाहर थे, वो मतलब अपनी वाइफ के पास पहुंच नहीं रख सकते उस टाइम ड्यूरेशन में। एविडेंस एक्ट का कौन-सा प्रावधान है? हाँ सर, सेक्शन 112। ये कैसी प्रिजम्पशन है? सर इसमें उपधारणा करेगा, मतलब करना पड़ेगा कोर्ट को। यस सर। ये कौन-सी उपधारणा है? मतलब 3 तरीके की उपधारणा होती है ना, एक फैक्ट की उपधारणा, सर ये एक लॉ की उपधारणा और एक तो मतलब ये कौन-सी है? सर ये अखंडनीय अवधारणा है विधि अखंडनीय की। उपधारणा है, तो इसका यस मतलब सर। चाहे आप डीएनए प्रूफ लेकर घूमो, बच्चे के पापा वही कहलाएँगे जिसके साथ माँ की शादी हुई है। अगर नहीं एक्सेस सर। अगर एक्सेस प्रूव होता है तो। यही कहना चाह रहे यस हैं आप? सर। यस सर। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, अगर एक्सेस प्रूव होता है और एक्सेस प्रूफ हो रहा है, माँ के यस साथ सर। लॉफुल शादी है, तो पिता वही माने यस जाएँगे? सर। बिल्कुल सर, वही माने जाएंगे। इस पे कोई केस लॉ है पता आपको? सर केस लॉ तो फिलहाल सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जी। आशीष जी 2012 के अंदर 10 साल हो गए हैं, जो ये 112 यस की सर। जो सेक्शन 112 की जो मतलब है वो पूरा चेंज ऑलरेडी कर दिया है।
आप कह रहे हैं कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, आपको तो 10 साल पहले के लॉ का चेंज का नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, इस इंटरव्यू के बाद अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिएगा। ओके सर। लॉ चेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत लैंडमार्क यस सर। जजमेंट। ठीक है सर, इंटरव्यू के बाद मैं डेफिनेटली इसको पढ़ूंगा। जी हाँ, सर। मगर आपकी नॉलेज को देखते हुए हम थोड़े से आपके लिए डाउटफुल हैं कि आप कैसे एक सक्षम अभियोजन अधिकारी के रूप में काम कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करता हूं, आप हमने तो ऐसा सवाल पूछा जो आप जिसकी आपने पढ़ाई की है, टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की है और इधर से बिल्कुल सर। की है, तो ऐसा क्यों है आशीष जी? बिल्कुल नहीं सर, जो भी मुझ में कमियां हैं मैं आफ्टर इंटरव्यू सर को जरूर रिकॉल करूंगा, पढ़ूंगा इसके बारे में। जी। और अपनी नॉलेज अपडेट करूंगा सर। ठीक है, ठीक है आशीष जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आशीष जी, आपका इंटरव्यू, सबसे पहली बात, दो तीन चीजें मैं पर्सनल लेवल पे बोलना चाहूंगा, ये फीडबैक पार्ट शुरू हो जी रहा है। सर। ठीक है, जो ये मैंने 2012 का केस बोला, एक बार आप लिख लीजिएगा इसको, नंदलाल बदवायक वर्सेस लता वासुदेव बदवायक है। ठीक है। सर एक सेकंड सर, आप क्या प्लीज दोबारा बता सकते हैं सर? हाँ, नंदलाल वासुदेव बदवायक, नंदलाल वासुदेव बदवायक, वास्तु। वासुदेव, जी वी सर। ए एस यू डी वास्तु। ई ओ वासुदेव बदवायक वर्सेस लता नंदलाल बदवायक, BADWAIK। ठीक है, 2012 का केस है। इसके अंदर स्पेसिफिकली ये बोला था कि अगर डीएनए प्रूफ हो रहा है तो आपका, चाहे आपने एक्सेस प्रूव कर दिया हो, क्योंकि हमारी जो डीएनए की टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। ठीक है, यस उसमें सर। बिल्कुल कंक्रीट पता चलता है, तो हम उस चीज में हम हमारा 1872 के एक्ट के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। अब जी डीएनए, सर। चाहे एक्सेस भी प्रूफ हो रहा है, डीएनए जो बोलेगा उसको मानेंगे। अगर डीएनए ये कह रहा है कि ये पिता नहीं है, कोई थर्ड पर्सन इंसान है, तो उसी को मानेंगे। ये पूरा लॉ चेंज कर दिया है 2012 के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। रिगार्डिंग योर पर्सनल फ्रंट, आप बहुत काम हैं। ठीक है, जब आपसे ये बोला कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिए, और जब हमने ये सवाल पूछा कि आपको आपकी तैयारी तो नहीं लगती, ठीक है, कि आप यस सर। गैप्स हैं आपकी नॉलेज में, तो आप एक सूटेबल जवाब ये भी दे सकते हैं आयोग को कि सर, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, और एक जो लॉ का स्टूडेंट होता है वो पूरी जिंदगी लॉ पढ़ता है। ठीक है, और लॉ की प्रैक्टिस करता है। अब आयोग अगर हमें फाइनली सेलेक्ट करके अभियोजन अधिकारी बना देते हैं, तो मैं, मेरा ये पूर्णतः विश्वास है कि आयोग ने हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बनाया है फाइनल सिलेक्शन के यस बाद, सर। वो इतना दुरुस्त होगा कि जितनी भी हमारी थोड़ी बहुत खमियां रह गई हैं वो दूर हो जाएंगी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो ये यस सर। आपका बहुत सूटेबल जवाब हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ खामियां हो, मगर हमें आयोग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि आपको सेलेक्ट करने के बाद कुछ ट्रेनिंग तो देगा ही ना आयोग, बिल्कुल सर। वो इतना दुरुस्त होगा कि हमारी जितनी भी खामियां होंगी वो सबको दूर कर लेगा। आप बहुत काम हैं, आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखा। ठीक है, आप एक यस सर। किसी बहुत, मतलब थोड़ा सा कई जगह ऐसे लगा कि आप नर्वस हो रहे हैं, वो चीज आपको थोड़ी सी और कम करनी है। बिल्कुल शांत, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता है, यस सर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपना मोरल डाउन कर लिया, उसको ऐसे रखना है कि चलो अगला सवाल आने दो, उसको तो हम अच्छे से डील करेंगे। जब तक ठीक है आपको सर। पैनल के सामने रहना है, बिल्कुल शांत, जिस पोस्चर के साथ आप जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। हो सकता है कि ठीक है सर। पैनल के कुछ लोग आपस में आपसे ना बोल के आपको सुनाने के लिए बोल दें, हो सकता है, मतलब इसको 10% चांसेस लेके चलिए, इसे तो जी कुछ नहीं, सर। इसे तो कुछ नहीं आता, क्या ही करेंगे। ये बात सुनकर भी आपको बिल्कुल शांत रहना है और ना इस पर कोई रिएक्शन करनी है। सिर्फ आपको ठीक है उन सर। चीजों का जवाब देना है जो आपसे पूछा जाए। पुलिस ठीक है एक्ट सर। के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो रिमांड वाला जी सर। स्पेसिफिक क्वेश्चन था, रिमांड वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे नहीं उम्मीद कर सकते कि आप उसको गलत बोले। 15 दिन की लिमिट है, 15 दिन के बाद, जैसे ही 15 दिन खत्म होते हैं उसके बाद पुलिस कस्टडी का कोई स्कोप रहता ही नहीं है। ठीक है पुलिस, सर। अगर 3 दिन पुलिस कस्टडी, उसके बाद 4 दिन जुडिशियल कस्टडी हो गई, तो 4 और 7 दिन घट गए आपके 15 दिन में से, टोटल बचे कितने? यस सर। 7 डेज। 8 दिन और बचे हैं, 8 7 8 दिन। दिन बचे हैं सर।
तो अगले 8 दिन के अंदर ही स्कोप है पुलिस कस्टडी का। अगर उस 8 दिन के अंदर भी 2 दिन फिर से पुलिस कस्टडी दे दी, तो बाकी दिन 6 जुडिशियल कस्टडी दे दी, तो अब फिर जुडिशियल कस्टडी वो पुलिस कस्टडी कभी नहीं हो सकती। 15 दिन, जो ठीक है फर्स्ट सर। 15 दिन है, उसी के दौरान स्कोप है पुलिस कस्टडी का। ठीक है। ओके सर। जुडिशियल कस्टडी के दौरान भी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ चाहे तो जेल में जाके पूछ ही सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आईओ बिल्कुल। का एक्सेस नहीं होगा उसका। जी ठीक सर। है? ये चीज है। या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आए कि कोई एविडेंस कलेक्ट कराना है, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? 15 दिन के बाद। 10। 15 दिन के बाद सर नहीं पता। पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, नंदिनी सतपथी आपने अच्छा पढ़ा। जोगिंदर कुमार की, आप जब आप जोगिंदर कुमार का नाम लेते तो आपको ये आइडेंटिफाई करके बोलना पड़ेगा कि इससे आयोग को भी अच्छा लगेगा और आप बताएंगे कि इस गाइडलाइन को स्पेसिफिकली सीआरपीसी के इस प्रोविजन में जोड़ा है, सेक्शन नंबर ये है। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है और सर। अभी आपके पास मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका प्रैक्टिस का। यस यस सर। ठीक है। कोर्ट जाते हैं, सच में कोर्ट जाते हैं या तैयारी करते हैं? नहीं सर, कोर्ट जाता हूँ सच कोर्ट जाते हैं। ठीक है। किन में। किन यस। मैटर पे डील करते हैं? सर ज्यादा तो सर चेक के केसेस और फैमिली कोर्ट के केसेस में ही डील करते हैं सर। 138 यस। के। ठीक है। तो फिर क्रिमिनल मैटर का नाम ही मत लीजिए। अगर ठीक है सर। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वैसे डील किया होगा थोड़ा बहुत तो। हाँ सर, बिल्कुल किया है, थोड़ा बहुत किया किया है, है तो मतलब फिर तो लेकिन बोल ज्यादा सकते फोकस हैं, नहीं किया है तो फिर तो बोल सकते हैं। ठीक है, मगर बोल किया। जी सर। दीजिएगा मेनली मेरे 138 के और फैमिली मैटर्स रहते हैं और कुछ क्रिमिनल मैटर्स जी भी। सर। प्राइमरीली ठीक है सर। 138 और ये है। ठीक है। यस सर। और बाकी चीजें ठीक हैं। आपको पुलिस एक्ट को थोड़ा सा एक बार रिवेन्यू वाले पोर्शन को देखने की जरूरत है। ठीक है। पर्सनल ओके लेवल सर। पे जैसे आपने 3-4 हॉबीज बता दी। इंसान की हॉबी एक होती है, 4 नहीं होती। ठीक है सर। मैं इस चीज को जो है हाँ। अपने को अपडेट करूंगा सर, बिल्कुल। हाँ, 4 और जैसे ये आपने ये बहुत, मैंने ये बोला कि जाके आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर लिएगा, तो उसके बाद आपने सीधा एक जवाब दिया था, एक वर्ड में, थैंक यू सर। वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया था, हो सकता है कि सामने वाले को ऑकवर्ड लगे। ओके वो ये सर। कह रहे हैं कि थैंक, आप उसको थोड़ा सा उसको इलोबरेट, थैंक यू सर, और मेरे को ये वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं जाकर इस पर जरूर से जरूर काम करूँ। सिर्फ बिल्कुल एक सर। थैंक यू बोलने की बजाय आप उसको, सामने वाले को भी आपको, मतलब एक हल्की सी स्माइल के साथ कि आपको गुस्से में रिएक्ट नहीं करा। जैसे अगर सपोज कीजिए आपसे कुछ पूछा और आपने एकदम, मतलब आपने, सामने वाले ने आपको नेगेटिव फीडबैक दी, उसका तो काम है यस सर। को जज करना। जी सर। आपने सीधा बोला थैंक यू, तो हो सकता है सामने वाले की ईगो हट जाए उस टाइम। ओके बिल्कुल सर। बड़े प्यार से, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, इस इंटरव्यू के बाद मैं जरूर से जरूर अपने इस पॉइंट पर काम करूंगा सर। यस सर। एक चीज और मेरे को बताइए कि अगर आयोग आपसे ये सवाल पूछता है पैनल में कि अगर हमने आपको इस इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं किया, उसके यस बाद सर। आप क्या करेंगे? आपका क्या रुख रहेगा? सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो सर आने वाले टाइम में अभी यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आई हुई है, उत्तराखंड जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है। सर बिल्कुल। मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा। अच्छा, यस अब आपने जुडिशरी का नाम ले लिया, तो हो सकता है कि आपसे ये भी पूछा जाए, आप जुडिशरी, अगर आप जुडिशरी का, आपको हम सेलेक्ट कर लें, आपको आयोग में लगा दें, आपको सर। यस अभियोजन सर। अधिकारी बना दें, उसके बाद फिर आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे, और अगर जुडिशरी के एग्जाम में सेलेक्ट हो गए तो आप फिर सहायक अभियोजन अधिकारी की जॉब छोड़ के चले जाएंगे। तो इस पे आप क्या जवाब देंगे? सर पर्टिकुलर आंसर नहीं पता, आप बताइए सर क्या कहना चाहिए। आप पहले अपना तो बताइए, तभी तो फिर हम कुछ बताएंगे। सर अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली मैं जो है क्विट करूंगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला इस, मगर इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने की जरूरत है। जी सर, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। सर कई लोग क्या हो देते हैं कि जॉब पाने के उसमें ये बोल देते हैं कि नहीं सर मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मेरा कहीं भी जुडिशरी में भी हो जाएगा तो मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल वाहियात जी। जवाब। आप बोलिए कि सर हर इंसान को अपनी तरक्की
की उम्मीद होती है और अपनी तरक्की के लिए प्रयास करने हुए होते हैं। ठीक है? अगर आने वाले जी समय सर। में जुडिशियल ऑफिसर के रूप में होता है, तो बेझिझक मैं एज़ अ जुडिशियल ऑफिसर अपने करियर एडवांसमेंट की तरफ, ताकि मैं और अच्छे तरीके से न्यायिक व्यवस्था का एक हिस्सा बन पाऊँ। अभी मैं अभियोजन और मगर बिल्कुल। जब तक मैं अभियोजन अधिकारी के रूप में काम करूँगा, मैं अपने क्रियाकलापों का, अपनी ड्यूटीज़ का 100% यस सर। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। बिल्कुल सर। ये ठीक है। क्यों? उसके बाद अगर मेरा जुडिशियल ऑफिसर हो जाएगा, तो वो मेरा एक अलग रोल होगा। शायद मैं उसमें और अच्छे से न्याय व्यवस्था में अपने काम को कर पाऊँगा। बस ये बोलना है आपको। ठीक है? यस सर। हाँ, आपके साथ इंटरव्यू लेके अच्छा लगा। उम्मीद है काफ़ी। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। हुँ। जी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सर पूछिए। आफ्टर बीटेक जैसे मैंने प्राइवेट जॉब्स की हैं और मैंने जो आयोग का फॉर्म भरा था मैंने उसमें उसकी डिटेल्स नहीं डाली थी। कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ल अगर जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने इतने टाइम पीरियड क्या किया? तो सर हाँ, मैं तो क्या बोल रिप्लाई दीजिए दूँ? सर, बोल दीजिए कि मैंने प्राइवेट जॉब्स की थी, तो मेरे को थोड़ा-सा जो देखिए, झूठ मत बोलिएगा। जो जी बात सर। सच है, क्योंकि अगर आपने एक झूठ बोला, तो वो उधर से 4 क्वेश्चन आ गए, तो आप अगर फँस झूठ जाऊँगा। पकड़ा जाता है, हाँ, फँसा जाएगा। सिंपल बिल्कुल। बोलिए कि सर मैंने प्राइवेट जॉब की थी, कभी इस प्राइवेट कंपनी में, कभी इस प्राइवेट कंपनी में, तो मेरे को थोड़ा-सा फॉर्म भरते टाइम वो इनसिग्निफिकेंट लगा, मगर मेरा ये यस एक्सपीरियंस, सर। बस ये सिंपल चीज़ है। तो इसलिए मैंने ठीक फॉर्म है। में वो भरने की ज़रूरत नहीं समझी सर, ये ठीक चीज़, है सर। ठीक है? बस ये है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।